अव्यवस्था के बीच अवसर निहित है। युद्ध और रणनीति के माहिर सुन त्सू की ये बात सदियों पुरानी है, पर आज भी देखिए कितनी सटीक बैठती है, खासकर जब हम मध्य पूर्व जैसे जटिल क्षेत्र को देखते हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक ताज़ा लेख की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये लेख सीरिया में हाल में जो अस्थिरता बढ़ी है, उसके बीच ईरान की बदलती रणनीतिक चालों और उसकी स्थिति पर रोशनी डालता है। और देखिए, ये विषय खास तौर पर UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो बेहद जरूरी है ही। हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर्स के लिहाज से बिल्कुल, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और जाहिर है, दुनिया की खबरों में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी ये जानकारी काफी अहमियत रखती है। तो देखिए, सीरिया में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक हिंसा और उथल-पुथल काफी बढ़ गई है। अब इसने उस क्षेत्र के एक बड़े खिलाड़ी ईरान के सारे गणित को, उसके समीकरणों को कैसे उलझा दिया है। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि तेहरान क्या सोच रहा है, उसे किन खतरों का डर है, और क्या इस बिगड़ते हालात में वो अपने लिए कोई मौका, कोई अवसर भी देख रहा है, जैसा कि ORF का ये लेख विश्लेषण करता है। तो चलिए इस जटिल पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं ईरान की अपनी मौजूदा हालत से। ORF का लेख कहता है कि हाल की घटनाओं ने तेहरान के सोचने का तरीका, उसका नजरिया बदला है। आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं कि ये बदलाव क्यों और कैसे आया है? बिल्कुल। देखिए, ईरान जिस भू राजनीतिक माहौल में है ना आजकल, वो पिछले कुछ समय में काफी बदला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका जो सहयोगियों का नेटवर्क था, जिसे वो अपनी फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी कहता था, मतलब अपने प्रभाव क्षेत्र को आगे बढ़ाने और खतरों को खुद से दूर रखने की नीति, हाँ, वो नेटवर्क कमजोर हुई है। अच्छा, जैसे कि मतलब कौन से सहयोगी? जैसे आप देखिए, हमास का इजराइल के साथ हालिया संघर्ष के बाद वो काफी हद तक सिमट गया है। लेबनान में हिजबुल्ला भी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। और सबसे बड़ा झटका जो लगा है, वो है सीरिया में असद शासन का गिरना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। असद का हटना ईरान के लिए सिर्फ एक सहयोगी का नुकसान नहीं है, इसने वो रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही खत्म कर दी है जो सीरिया उसे देता था। मतलब लेवांत तक उसकी पहुंच वो कमजोर हुई है। और इसके अलावा बाहरी खतरों का क्या वो भी बढ़े? निश्चित तौर पर। देखिए, हाल का जो 12 दिवसीय युद्ध हुआ, उसने ईरान को अपनी कमजोरियों का एहसास कराया है। अब शासन की अपनी सुरक्षा वो सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। और इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात रही है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान के अंदर तक बढ़ती पहुंच। हाँ, ये खबरें तो आई थी कि ईरान के अंदर हमले हुए हैं, काफी सनसनीखेज थी। बिल्कुल। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर, रडार ठिकानों पर हमले हुए। उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सीनियर अधिकारी और यहाँ तक कि परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। अब जब इजरायली अधिकारी खुलेआम ईरान में सत्ता परिवर्तन, मतलब रिजीम चेंज की बात करते हैं, तो तेहरान की चिंता बढ़ना तो लाजमी है। ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं, ये तो वजूद का सवाल बन जाता है। ये तो बाहरी दबाव है। क्या ईरान के अंदर भी कोई बेचैनी है जिसका जिक्र लेख में है, कोई अंदरूनी मामला? हाँ बिल्कुल है। जैसे ही वो युद्ध शुरू हुआ, ईरान के अंदर कुछ कुर्द समूहों ने, जैसे PAK और KDPI, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए और अशांति फैलाने की कोशिश की। एक और समूह है PJAK, उसने तो जिन जान आजादी, महिला जीवन स्वतंत्रता वाले नारे के साथ क्रांति के नए दौर का आह्वान तक कर दिया। ओहो, यानी बाहरी दबाव के साथ साथ अंदरूनी चुनौती भी एक साथ। बिल्कुल। और तेहरान की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, फांसी की सजाओं में तेजी आई, सीमाओं पर सेरा बढ़ा दी गई और देश में रह रहे अफगान शरणार्थियों को निकाला जाने लगा। ये सब दिखाता है कि ईरान अब किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतरा रहा है। उसकी सहनशीलता बहुत कम हो गई है। पहले अपनी सुरक्षा, ये सोच हावी हो गई, ऐसा लगता है। और लेख में एक उच्च स्तरीय रक्षा परिषद के सक्रिय होने की बात भी कही गई है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने खास रक्षा परिषद बनाई है, ठीक वैसे ही जैसी 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के समय बनाई गई थी। इसका दोबारा सक्रिय होना दिखाता है कि ईरान मौजूदा स्थिति को एक गंभीर संकट, एक क्राइसिस के तौर पर देख रहा है और शासन की सुरक्षा को मजबूत करने पर पूरा जोर है।
तो कुल मिलाकर अगर मैं समझ रहा हूं, ईरान इस वक्त कई तरफ से दबाव महसूस कर रहा है, बाहरी खतरों से भी और अंदरूनी चुनौतियों से भी। और इसी वजह से सीरिया में होने वाली कोई भी घटना, भले वो अपेक्षाकृत छोटी लगे, तेहरान के लिए बड़े खतरे का संकेत बन जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी व्यापक जोखिम वाले माहौल के कारण, इसी हाई रिस्क फ्रेमवर्क में तेहरान हर छोटी बड़ी घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है और उसकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा सतर्क, ज्यादा सुरक्षा केंद्रित हो गई हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ईरान की अपनी स्थिति, उसकी चिंताएं। अब जरा सीरिया के अंदर झांकते हैं। लेख में लताकिया, टार्टस और सुवेदा में हुई हालिया हिंसा का जिक्र है। वहां जमीनी हकीकत क्या है और इसका ईरान के लिए क्या मतलब है? सीरिया में हालात बहुत ही नाजुक और विस्फोटक बने हुए हैं। लिताकिया और टार्टस जैसे तटीय शहरों में हयात तहरीर अल शाम HTS, जो कि अब सीरिया की नई सरकार का एक प्रमुख हिस्सा है, उसके समर्थित बलों पर गंभीर नरसंहार के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 1500 लोग मारे गए। 1500? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ दक्षिण में सुवेदा प्रांत है, जहां ड्रूज समुदाय रहता है। वहां ड्रूज समुदाय और स्थानीय बेडूइन कबीलों के बीच खूनी झड़पें हुई। उनमें भी करीब 1000 लोगों की मौत हुई और 2.25 लाख के करीब लोग बेघर हो गए, विस्थापित हुए। बाप रे, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा है। इसका असर क्या हो रहा है सीरिया में? देखिए, इन घटनाओं ने दमिश्क में जो नई सरकार बनी है HTS वाली, उसकी नीयत पर, उसकी काबिलियत पर और उसके नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वो देश में स्थिरता ला सकती है? क्या वो सभी समुदायों को सुरक्षा दे सकती है? ये सवाल अब और गहरे हो गए, लोग पूछ रहे हैं। और इस अस्थिरता का फायदा क्या कोई बाहरी ताकत उठा रही है? लेख इजराइल की भूमिका पर इशारा करता है। वो क्या कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। इस बढ़ती अस्थिरता के बीच इजराइल ने सीरिया में अपनी गतिविधियां काफी तेज कर दी है। वो सीरिया की नई HTS समर्थित सरकार को और उसमें तुर्की के बढ़ते प्रभाव को शक की निगाह से देखता है। पिछले कुछ समय में इजराइल ने सीरिया के अंदर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। उसने गोलान हाइट्स से सटे माउंट हर्मन इलाके तक अपनी पहुंच बना ली है। वो दमिश्क के दक्षिण में एक पूरी तरह से डीमिलिटराइज जोन यानी असैनिकृत क्षेत्र बनाने की मांग कर रहा है और साथ ही गोलान हाइट्स में अपनी बस्तियों को और बढ़ाने की योजना भी बना रहा है। ये तो सीधे सीधे सीरियाई संप्रभुता का उल्लंघन है। दमिश्क की प्रतिक्रिया क्या रही है इस पर? कुछ कहा उन्होंने? दमिश्क ने इन हमलों की निंदा तो की है, लेकिन कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। दिलचस्प बात यह है कि इजरायली और सीरियाई अधिकारियों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर इजरायली हमले, छापे और गश्त वो सब जारी हैं। सुवेदा में जब ड्रूस बेडोइन झड़पें हुईं, तो इजराइल ने ड्रूस समुदाय की सुरक्षा का हवाला देकर सीरियाई सेना के ठिकानों पर, यहां तक कि उनके मुख्यालय पर भी हमला कर दिया। तो ये सब ईरान के लिए एक जाल जैसा, एक ट्रैप। हाँ, ORF के लेख का विश्लेषण तो यही कहता है। ईरान इसे कैसे देखता है? तेहरान को लगता है कि इजराइल सीरिया को और तोड़ने और खासकर दक्षिणी सीरिया में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये ईरान के लिए सिर्फ एक रणनीतिक झटका नहीं है, बल्कि लेख इसे स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी इन्वर्जन कहता है। स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी इन्वर्जन, ये क्या है? थोड़ा समझाएंगी? इसका मतलब है कि सीरिया, जो पहले ईरान के लिए लिवांत क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी था, एक लिंचपिन था, उसकी रणनीतिक गहराई का जरिया था। हाँ। अब वही सीरिया एक तरह से इजराइल का अखाड़ा बनता जा रहा है। इससे न सिर्फ ईरान का प्रभाव कम हो रहा है, बल्कि इजरायली खतरा अब ईरान की सीमाओं के और भी करीब आ गया है। बिल्कुल दरवाजे पर। बाप रे, ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई। वो करे तो क्या करे? मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। बिल्कुल, यही उसकी सबसे बड़ी दुविधा है इस वक्त। अगर वो सीरिया में अपना खोया हुआ प्रभाव दोबारा हासिल करने के लिए ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा दखल देता है, तो उसे इजराइल के साथ सीधे टकराव का खतरा मोल लेना होगा। और शायद वो अब इसके लिए तैयार नहीं है, अपनी अंदरूनी और बाहरी मुश्किलों को देखते हुए। लेकिन अगर वो चुपचाप बैठा रहता है, निष्क्रिय रहता है, तो लेवेंट क्षेत्र, जो उसकी विदेश नीति के लिए बहुत अहम है, वो हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल सकता है। यानी उसे या तो स्थिति को और बिगड़ने देना होगा, मतलब एस्केलेशन का जोखिम उठाना होगा, या फिर रणनीतिक रूप से पीछे हटना, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट होगा। दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। तो क्या ईरान के हालिया बयानों या कदमों से कोई संकेत मिलता है कि वो क्या रास्ता चुन सकता है? कुछ इशारा? कुछ संकेत जरूर हैं।
जैसे ईरानी नेतृत्व की तरफ से हिजबुल्लाह या प्रतिरोध के मोर्चे के निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट की बातें सुनने में आ रही हैं। ये इशारा हो सकता है कि ईरान शायद अब अपने प्रॉक्सीज को समर्थन देने के लिए नए, शायद ज़्यादा गुप्त नेटवर्क और रास्ते तलाश रहा हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ईरान पर आर्थिक और घरेलू दबाव बहुत हैं, इसलिए शायद अभी वो कोई बड़ा कदम उठाने की बजाय छोटे पैमाने पर ही कुछ करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि ईरान की रणनीतिक गहराई कम हो गई है और इजरायली खतरा उसके दरवाजे तक आ पहुंचा है। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है ईरान के लिए। अब एक और पेचीदा पहलू पर आते हैं, कुर्द प्रश्न। सीरिया में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, एसडीएफ है, जो ज्यादातर कुर्द लड़ाकों से बनी है और जिसे अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है। वो स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं। ये मांग ईरान के हिसाब किताब में, उसके समीकरणों में कैसे फिट बैठती है? ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, संवेदनशील मुद्दा है, खासकर ईरान के लिए। देखिए, सीरिया में जो हालिया हिंसा और अस्थिरता हुई है, खासकर सुवेदा में जो हुआ, उसने एसडीएफ जैसी ताकतों के तर्क को और मजबूत किया है कि देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और अल्पसंख्यकों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे एसडीएफ और दमिश्क की नई सरकार के बीच जो एकीकरण की बातचीत चल रही थी, वो और मुश्किल हो गई है। हाल में एसडीएफ और सरकारी बलों के बीच कुछ झड़पें भी हुई हैं, जो दिखाती हैं कि दोनों के बीच भरोसा बहुत कम है और तालमेल भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या एसडीएफ सीधे तौर पर ईरान के लिए कोई खतरा है? लेख कहता है कि उनके बीच सीधे टकराव का कोई इतिहास नहीं रहा है। सीधे टकराव का इतिहास भले ही ना हो, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा संवेदनशील है। उसकी जीरो रिस्क वाली सोच है, मतलब जहाँ 1% खतरा भी 100% माना जाता है। इस नजरिए से देखें तो एसडीएफ की बढ़ती राजनीतिक अहमियत या स्वायत्तता की मांग तेहरान के लिए चिंता का सबब बन जाती है। उसे इसमें खतरा नजर आता है। क्यों? इसके क्या कारण हैं? मतलब वो क्यों इतना चिंतित है एसडीएफ को लेकर? इसके कई कारण हैं जो ओआरएफ के लेख में बताए गए हैं। पहला, स्पिलओवर इफेक्ट का डर, यानी सीरिया के अनुभव का असर पड़ोसी देशों पर पड़ने का डर। उत्तर और पूर्वी सीरिया में एसडीएफ ने जो स्वशासन का मॉडल खड़ा किया है, जिसे डीएन्स कहते हैं, वो दूसरे देशों के कुर्द आंदोलनों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। मिसाल के तौर पर ईरान का अपना कुर्द विद्रोही गुट पीजेएक्यू, उसने हाल ही में सीरिया की रोजावा क्रांति की 13वीं सालगिरह मनाई थी। तो ये कनेक्शन दिखता है। अच्छा, ये तो हुआ एक कारण। और दूसरा कारण है वैचारिक और नेटवर्क का जुड़ाव। एसडीएफ की मुख्य ताकत वाईपीजी और ईरान का पीजेएक्यू दोनों एक ही वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, जो अब्दुल्ला औकलान के विचारों पर आधारित है। ये भी कहा जाता है कि उनके लड़ाकों का आना जाना लगा रहता है और सीमा के दोनों तरफ कुर्दों के बीच रिश्तेदारी के घने नेटवर्क्स हैं। तो ये नज़दीकी भी ईरान को खटकती है। और तीसरा, कोई और वजह? भावित असर। ईरान के पश्चिमी प्रांतों में बड़ी कुर्द आबादी रहती है और ये इलाके पहले से ही काफी सैन्यीकृत हैं और वहाँ तनाव बना रहता है। सीरिया का दानिश मॉडल वहाँ के कुर्दों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। ईरान को ये डर हमेशा सताता है। हाँ, याद है। याद कीजिए, 2017 में जब इराकी कुर्दिस्तान ने आज़ादी के लिए जनमत संग्रह कराया था, तो ईरान ने उसका कितना कड़ा विरोध किया था। ये उसी संवेदनशीलता को दिखाता है। तो मतलब ये है कि भले ही एसडीएफ ईरान से सीधे न लड़ रहा हो, लेकिन उसकी सफलता या मजबूती ईरान को अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा लगती है, एक तरह का अप्रत्यक्ष खतरा। बिल्कुल। ईरान को लगता है कि एसडीएफ को मिलने वाला कोई भी राजनीतिक फायदा, चाहे वो कितना भी सीमित क्यों ना हो, ईरान की अपनी कुर्द आबादी को प्रभावित कर सकता है और वहां अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए अगर भविष्य में एसडीएफ सीरिया में ज्यादा राजनीतिक ताकत हासिल करता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान अपने यहाँ कुर्द आबादी पर नियंत्रण और सख्त कर देगा, यानी दमन और सुरक्षा उपाय और बढ़ा देगा। ये वाकई एक जटिल स्थिति है, जहाँ बाहरी घटनाक्रम सीधे सीधे ईरान की अंदरूनी चिंताओं से जुड़ जाते हैं। बड़ा पेचीदा मामला है। अभी तक हमने ज्यादातर उन खतरों और चुनौतियों की बात की जो ईरान के सामने है, लेकिन जैसा हमारी चर्चा की शुरुआत में सन त्सू के हवाले से कहा गया, बिल्कुल, अव्यवस्था में अवसर भी छिपे हो सकते हैं। तो क्या सीरिया के इस मौजूदा बिगड़ते हालात में, इस कियोस में, ईरान अपने लिए कोई मौका, कोई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी देख रहा है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है और ओआरएफ का लेख इस संभावना पर भी गौर करता है।
देखिए, ये बात सही है कि जब किसी देश में अस्थिरता बढ़ती है, सरकार का नियंत्रण कमजोर होता है और समाज अलग-अलग गुटों में बढ़ जाता है, जैसा कि हम सीरिया में देख रहे हैं, हाँ, तो बाहरी ताकतों के लिए वहां अपनी पैठ बनाने या प्रभाव डालने के मौके भी बनते हैं। एसडीएफ और सरकारी बलों की झड़पें हों, ड्रूज और बेडौइन का संघर्ष हो, या फिर इजराइल का बढ़ता दखल, ये सब सीरियाई समाज की दरारों को और गहरा कर रहे हैं और सरकार पर लोगों के भरोसे को कम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाहर वालों को जगह मिल जाती है। तो ईरान इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए क्या कर रहा है? क्या वो कोई नैरेटिव, कोई कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ऐसा लगता तो है। ईरान कई तरह के बयान दे रहा है और एक खास तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो सीरिया में इजरायली दखलंदाजी की कड़ी आलोचना कर रहा है, उसे अस्थिरता का कारण बता रहा है। वो सीरिया की नई सरकार, जिसे अल शरा भी कहा जा रहा है, उसकी कथित नाकामी और अक्षमता का मजाक उड़ा रहा है, उसे कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को सीरिया के अल्पसंख्यक समुदायों जैसे शिया, अलावाइट, शायद ड्रूज भी और आम लोगों का हमदर्द और रक्षक दिखाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, आईआरसीसी से जुड़े कुछ समूह जैसे इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो सीरिया में बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष का हथियारों और तर्कों दोनों से मुकाबला करेंगे। मतलब वो एक्शन लेने को तैयार हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। ये तो हुई बयानबाजी की बात। क्या जमीनी स्तर पर भी कुछ करने की गुंजाइश है? क्या ईरान कुछ कर सकता है वहाँ? लेख एक संभावना की ओर इशारा करता है जिसे माइक्रो पैट्रोनेज कहा गया है। माइक्रो पैट्रोनेज, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि ईरान शायद बड़े पैमाने पर सीधे दखल देने की बजाय छोटे छोटे स्थानीय मिलिशिया गुटों को गुप्त रूप से कम लागत पर और ऐसे तरीके से आर्थिक या सैन्य मदद दे सकता है जिसका आसानी से पता ना चले। मतलब डिनायबल सपोर्ट। ये उसकी पुरानी आजमाई हुई रणनीति है जिसे उसने लेबनान, इराक और यमन जैसे देशों में भी इस्तेमाल किया है। यानी जहां अव्यवस्था हो वहां छोटे छोटे गुटों को खड़ा करके उन्हें सपोर्ट करके अपना प्रभाव कायम करना। लेकिन ये तो बड़ी विरोधाभासी बात लगती है। एक तरफ इजरायली हस्तक्षेप ईरान के लिए खतरा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि शायद उसी हस्तक्षेप ने ईरान के लिए वापसी का दरवाजा खोल दिया हो। ये कैसे? हाँ, ये विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन भू राजनीति अक्सर ऐसी ही होती है। देखिए, इजराइल की बढ़ती सक्रियता ने भले ही ईरान को सीधे चुनौती दी हो, लेकिन इसने सीरियाई समाज और सत्ता में जो दरारें पैदा की हैं, जो वैक्यूम बनाया है, शायद ईरान उन्हीं दरारों का फायदा उठाकर बहुत धीरे धीरे और खामोशी से अपना कुछ खोया हुआ प्रभाव वापस पाने की कोशिश कर सकता है। मतलब इजराइल की वजह से जो खाली जगह बनी है, उसे भरने की कोशिश। लेकिन क्या ये आसान होगा? इसमें क्या बाधाएं हैं, क्या मुश्किलें आ सकती हैं? बाधाएं बहुत हैं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। पहली बात, ईरान खुद आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, उसके पास पहले जैसा पैसा नहीं है। दूसरी बात, सीरिया के अंदर स्थानीय स्तर पर ईरान को लेकर काफी अविश्वास भी है, खासकर सुन्नी बहुल इलाकों में लोग उस पर शक करते हैं। और तीसरी, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं, सामान और हथियार पहुंचाने की अपनी सीमाएं हैं, खासकर इजरायली निगरानी के चलते वो हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए किसी बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़ा करना तो मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, तो चुनिंदा भरोसेमंद गुटों को टारगेटेड सपोर्ट देकर तेहरान शायद असद के गिरने से पहले वाला अपना कुछ दबदबा फिर से हासिल करने की कोशिश कर सकता है, छोटे लेवल पर। तो सन त्सू की बात यहां भी लागू होती दिख रही है। अव्यवस्था अवसर तो देती है, लेकिन उस अवसर को भुनाना आज की सीरिया में ईरान के लिए बहुत मुश्किल और जोखिम भरा काम है। ठीक है, हमने ईरान की अंदरूनी स्थिति, सीरिया के हालात, इजराइल की भूमिका, कुर्द सवाल और ईरान के संभावित अवसरों पर काफी विस्तार से बात की। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, सार क्या है, मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो कुछ मुख्य बातें, की टेकअवेज उभर कर आती हैं। पहली और सबसे अहम बात, तेहरान के लिए इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता अपने घर यानी ईरान के अंदर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। प्रिजर्वेशन फर्स्ट एट होम। उसकी विदेश नीति के कदम इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर उठाए जाएंगे। हर फैसला इसी कसौटी पर कसा जाएगा। दूसरी बात, सीरिया में उसकी रणनीति फिलहाल
बड़े पैमाने पर दखल देने की बजाय छोटी, कम लागत वाली और ज्यादातर गुप्त गतिविधियों या संपर्क साधने, स्मॉल लो कॉस्ट सेल्स ऑफ फीलर्स तक सीमित रहने की संभावना है। वो कोई बड़ा जोखिम लेने से बचेगा जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। और भविष्य में क्या होगा, ये किन बातों पर निर्भर करेगा? कौन से फैक्टर्स तय करेंगे कि ईरान आगे क्या करेगा? भविष्य काफी अनिश्चित है, जैसा कि मध्य पूर्व में अक्सर होता है। लेकिन ORF लेख के मुताबिक 3 प्रमुख कारक ईरान की आगे की रणनीति तय करेंगे। पहला, इजरायली अभियानों की रफ्तार और दायरा। अगर इजराइल सीरिया में अपनी सैन्य कार्रवाइयां और तेज करता है या उनका दायरा बढ़ाता है तो इससे अस्थिरता और बढ़ेगी। इससे ईरान के लिए अवसर तो बन सकते हैं, जैसा हमने चर्चा की, लेकिन उसके लिए जोखिम और लागत भी बहुत बढ़ जाएगी। उसे तय करना होगा कि वो कितना जोखिम उठाने को तैयार है। दूसरा, ईरान के अंदरूनी हालात। अगर ईरान में मौजूदा दमन का दौर सिर्फ एक अस्थायी प्रतिक्रिया न रहकर एक स्थायी नीति बन जाता है, जैसे अगर वो हाई लेवल रक्षा परिषद स्थायी हो जाती है या विदेशी ताकतों से जुड़े होने के नाम पर और सख्त कानून बनते हैं, तो फिर बाहर यानी सीरिया जैसे देशों में जोखिम लेने की उसकी क्षमता और कम हो जाएगी। उसका फोकस पूरी तरह अंदर रहेगा। तीसरा, सीरिया की नई सरकार अल-शरा की रणनीति। अगर दमिश्क की नई सरकार स्थिरता लाने, देश को एकजुट करने और शासन को मजबूत करने में कामयाब हो जाती है, तो सीरिया में अराजकता कम होगी और ईरान जैसे बाहरी एक्टर्स के लिए वहां पैठ बनाने की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये सरकार नाकाम रहती है और सीरिया में बिखराव जारी रहता है, तो ईरान के लिए मौके बने रहेंगे। तो आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? फाइनल पॉइंट क्या है? आखिरी निष्कर्ष ये है कि सीरिया में हाल के घटनाक्रमों और सांप्रदायिक संघर्ष ने तेहरान की क्षेत्रीय रणनीति को पूरी तरह से पलट तो नहीं दिया है, उसकी दिशा एकदम बदल नहीं दी है, लेकिन इसने निश्चित रूप से उसके खतरे की धारणा को, उसके थ्रेट परसेप्शन को और तेज कर दिया है और उसे अपनी घरेलू सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। सीरिया भले ही आज अनिश्चितताओं से भरा हो, लेकिन वो ईरान के रणनीतिक और सुरक्षा समीकरण का एक बेहद अहम हिस्सा बना हुआ है और तेहरान वहां होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर बहुत बारीकी से नजर रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई ये एक बेहद जटिल और नाजुक संतुलन साधने वाला काम है ईरान के लिए, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जो पहले से ही इतना अस्थिर है। इस पूरे विश्लेषण से ये साफ है कि आने वाले समय में सीरिया, ईरान और पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में कई और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत कुछ बदल सकता है। एक्टर्स की भूमिका पर बात की, ईरान, सीरिया, इजराइल, तुर्की, लेकिन सीरिया जैसे बिखरे हुए माहौल में क्या गैर सरकारी समूहों यानी नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि स्थानीय कबीले या कोई दूसरी मिलिशिया या कोई बिल्कुल अप्रत्याशित स्थानीय घटना, क्या ये चीजें ईरान के समीकरणों को और भी ज्यादा उलझा सकती हैं, जिसकी हमने शायद अभी कल्पना भी ना की हो? जमीनी हकीकत अक्सर बड़ी ताकतों के प्लान को पलट देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अनिश्चितता का एक और लेवल। आज की एक गहन चर्चा ORF में प्रकाशित लेख सीरियाई संकट में ईरान का रणनीतिक संतुलन पर आधारित थी। हमें उम्मीद है कि UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और इस विषय में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।